Hello friends, in this video lecture we will be discussing the topic Introduction and History of Specific Relief Act 1963। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है। सो ऑल दीज थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो देखिए जनरली होता क्या है कि एग्जांपल से अगर हम समझे दैट व्हाट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल ए एंड बी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट किया, नाउ बी डिड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, सो देयरफॉर बी इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने अपना पार्ट किया बट बी ने अपना पार्ट नहीं किया, सो बी इज व्हाट अ डिफॉल्टिंग पार्टी। ओके, so now what remedy A has? Now A, under the Indian Contract Act, A can claim for damages. Okay, since A did his part of duty but B did not, so B is the defaulting party, so what A can do is, as a remedy, he can ask for damages. But at times what really happens is the substantive laws like Indian Contract Act do not प्रोवाइड एडिक्वेट रेमेडी। अब इसके पास रेमेडी तो है डैमेजेस मांगने का, बट दैट रेमेडी मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर ए। ठीक है, मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट ही वांट्स अ हाउस इन दिल्ली। ओके, तो उसको दिल्ली में ही घर चाहिए था और उसको एक स्पेसिफिक घर चाहिए था, अ हाउस ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो जो बी के पास था। ठीक है, नाउ इफ बी इज नॉट सेलिंग द हाउस, ए कैन जस्ट क्लेम फॉर द damages, but he wanted that house only, which was in Delhi and it was of red color and it was near a metro station. Okay, तो उसके ये सारे कंडीशंस थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो रेमेडी है एज अ डैमेजेस वो उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट द सब्सटैंटिव लॉ लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल प्रोवाइड द रेमेडी बट द रेमेडी विल नॉट बी एडुकेट वन। सो under this situation specific relief act is there to provide an adequate रेमेडी। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू क्या हो सकता है कि ए कैन कंपेल बी टू सेल द हाउस टू ए ओनली। सो अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए कैन कंपेल द डिफॉल्टिंग पार्टी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रोल आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विल गिव द एडेक्वेट रेमेडी। एडेक्वेट रेमेडी, ठीक है। So this is the role of Specific Relief Act. So now we will see the introduction and history of Specific Relief Act. So Specific Relief Act is based on the doctrines of equity. अब देखिए जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे सिर्फ डैमेजेस की रेमेडी मिलती जो हमने एग्जांपल लिया था। सो SRA is one which is based on the doctrine of equity to do the equity, to do the justice or to give adequate remedy, so that there is an equity at both sides. ठीक है, therefore a specific relief act will ask the defaulting party to perform his part of the obligation, which is called specific performance. Specific performance. So now specific performance is one of the specific reliefs. Okay, now if we see, so it is based on the doctrine of equity and first time it was codified in 1877 in England. Okay, it was codified on the lines of draft of न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862। ठीक है, लेकिन ये इंग्लैंड में 1877 पे ड्राफ्ट हुआ था। तो अब इंग्लैंड में जब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं था, सो द ओनली रेमेडी, वहां पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें जो ओनली रेमेडी था दैट वाज ऑफ डैमेजेस। ठीक है, बट एट टाइम्स डैमेजेस वुड प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। ओके, सो इन ऑर्डर to give the justice, the proper justice, or to give the adequate relief, the equity courts, this specific relief act has been formulated by equity courts. They developed certain reliefs which are called specific reliefs. Okay, so one of such relief is also specific performance, to ask the defaulting party to perform their part of the duty. Okay, so it was passed in 1877. First time it was codified in 1877 in England, and it was based on the principle of equity, justice and good conscience. Okay, अब इंडिया में क्या था, अब इंडिया में कॉमन लॉ डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी, कॉमन लॉ डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी ट्रेडिशनली हर लॉ में फॉलो हो रहा था।
So in 1963, under the ninth report of the Law Commission of India, a specific relief bill was introduced in Lok Sabha. Okay, and this was passed in 1963 on 13 December. 13 December को Specific Relief Act 1963 was passed, which came into force on 1st March 1964. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स कभी कभार पीटी में पूछ लेते हैं, दे आस्क इट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ठीक है. So, Specific Relief Act in India, it was passed on the basis of ninth report of Law Commission of India, and it was passed in the Parliament on 13 December 1963, and it came into effect. It came into effect on 1st March 1964. बहुत बार होता है कि पार्लियामेंट में एक्ट तो बन जाता है, बट उसका when it will be in force, ये भी उस एक्ट में दिया रहता है वो डेट, that after this time it will be in force. ऐसा जरूरी नहीं कि जस्ट एक्ट पास हुआ एंड इट विल बी इन फोर्स. कभी कभार एक्ट में ही लिखा रहता है दैट व्हेन इट विल come in force. Okay, so what this specific relief act did, it repealed the 1877 act. Okay, इंडिया में 1877 में वो इंग्लैंड का ही जो स्पेसिफिक रिलीफ का था, विच वॉज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, वो फॉलो हो रहा था. ठीक है, सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877 got repealed. Okay, it was developed in England by the equity courts. So now this specific relief act, ये किस चीज पे बेस्ड है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल और इसका जो jurisprudential essence है, it is this maxim of common law. ये आपने टॉट में भी पढ़ा होगा, यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. ठीक है, तो अगर आपका कोई राइट था, जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में एक राइट था, सो देयर शुड बी एन रेमेडी, एंड दैट रेमेडी शुड बी एडिक्वेट. ठीक है, ये एडिशनल चीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाती है, टू गिव एन एडिक्वेट रेमेडी. ठीक है, सो द पर्पस ऑफ एसआरए इज टू गिव एन एडिक्वेट रेमेडी, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, और अगर if any of the situation is not covered under the Specific Relief Act of 1963, then the Indian courts can exercise their inherent powers under sections 151 of CPC. ठीक है, अब देखिए जो लॉस होते हैं ना, वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं. ठीक है, one which defines the rights, one which defines the remedies, and one which defines the procedure. So Specific Relief Act is one which defines the remedies. ठीक है, it is one which defines the remedies. Therefore we since it does not define the right, we don't call Specific Relief Act as a substantive law. ठीक है, we since it is not providing right, so we keep it as a procedural law only, except section 6. Section 6 of SRA is of substantive in nature. ठीक है, so the law of specific relief is related to the second category of law, which defines the remedies. Okay, so the remedy which the Specific Relief Act aims is at the exact fulfillment of an obligation. जो भी defaulting party का obligation था, he has to fulfill that obligation. So we can bring or we can compel the performance of the contract by the person in default. We can compel performance of the contract by the person in default. So such relief can be positive or it can be negative as well. Okay, such relief can be positive or negative. If it is positive, then we can claim or we can compel the person or the defaulting party to perform it, and if it is negative, then we can prevent the defaulting party from doing the thing which was decided. ठीक है, decided not to be done. ठीक है, so it provides an exact fulfillment of the obligation or the specific performance of the contract. Okay, so इसका jurisprudential essence, ये हम लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, टू गिव एन एज. इसका जो jurisprudential essence है, it is of balancing of interest. Okay, balancing of interest by giving an adequate remedy. So the maxim UB just EB remedium is the jurisprudential essence of SRA, that where there is a right, there is a remedy, and at times substantive law will not provide adequate remedy, so there the Specific Relief Act will come into play, and it will be doing balancing of interest by giving an additional remedy. Okay, by giving an additional
remedy. Okay, so balancing of interest is done, and equity, the principle of equity is applied for the party who is an aggrieved party, and by compelling the defaulting party to do its part of obligation. Therefore, specific relief act is also called complementary law, because somewhat it is providing the remedies for which the rights has been given in different law. ठीक है, like Indian Contract Act. ठीक है, so Indian Contract Act is this substantive part, and Specific Relief Act is just giving the complementary remedies or an additional remedy. So therefore, it is called complementary laws. Okay. So SRA was also amended in 2018, and the amendment brought a lot of changes. So that amendment got presidential assent on 1st August 2018, and it came into force on 1st October 2018. ये dates कभी कभार important हो जाते हैं. It can be asked in PT. Okay. Also, when you are interpreting Specific Relief Act, you have to do a purposive interpretation. It means that you have to justify the purpose for which the act has been passed. So आपको थोड़ा liberal होना पड़ेगा to the purpose of the act, which is to give equity and justice, and it should be flexible enough in interpretation for doing the balancing of interest to provide the exact remedy to the aggrieved party. Okay, and by compelling the defaulting party to do its part of the work. So the principle of equity and justice has to be kept in mind while इंटरप्रेटिंग द SRA, द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. इतना करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही सेम पोजीशन पे उन्हें लाना है. ठीक है, बाय मेकिंग द डिफॉल्टिंग पार्टी टू परफॉर्म his part of the obligation. Okay, so this was all in Specific Relief Act. We did the history, we did what is the introduction of Specific Relief Act, and what is the jurisprudential essence of the Specific Relief Act. Okay, so thank you all.